हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। अभी थोड़ा बाहर हैं, इसीलिए मोबाइल पे ही वीडियो बना रहे हैं। आज के इस लेक्चर में 23 मार्च जो आज है उसमें जुड़ी सबसे बड़ी खबरों के बारे में हम जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे। इसकी जो नोट्स की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बाकी अगर वहाँ से ना खोले तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका नाम उत्कर्ष एजुकेशन ही है, लोगो सेम ही है। ठीक है, आओ बिना टाइम बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने इसमें नोट्स में नहीं लिखी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप सबको ये बात पता ऑलरेडी होनी चाहिए कि 23 मार्च के दिन ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो हमारे महान 3 स्वतंत्रता सेनानी थे उनको फांसी दी गई थी। तो उसकी भाई करंट अफेयर्स हम चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि इतना तो भाई पता होना ही चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, आओ अब अगली खबर पे पढ़ते हैं। सबसे पहली खबर है भूटान। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी भूटान यात्रा पर हैं। हालांकि वो ये यात्रा 2 हफ्ते पहले करने वाले थे, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण भूटान की साइड वो नहीं गए। तो अभी वो भूटान जब पहुँचे हैं तो उन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो दिया गया है। ऐसा सम्मान पाने वाले वो पहले विदेशी नेता हैं। ये उन्हें सम्मान भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक के आदेश पर दिया है। परंतु ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है, ये तो छोटे लेवल का नॉलेज हो गया। बड़ी बात यह है कि कुल 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, अब वो 8 समझौते कौन से हैं उसमें घुसने की इतनी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो समझौते जब तक अमल में आएंगे तब तक दूसरी चीज़ होगी। लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख समझौता है वो है कि जो अपना फूड कॉरपोरेशन एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला है ना, FSSAI, जो फूड प्रोडक्ट्स को अप्रूव करता है, उसका भूटान के जो समकक्ष संस्था है उससे समझौता हो गया है कि अब भूटान ने अगर कुछ अप्रूव कर दिया है किसी भूटानी प्रोडक्ट को, तो उसे भारत में बेचने के लिए भारत की जो फूड कॉरपोरेशन है उसकी सहमति, उसके अनुमोदन, उसकी स्वीकृति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़रूरी बात यह है बेसिकली इस समझौते की। खाने पीने के मामले में बेसिकली भूटान से FTA साइन हो गया, तुम ये मान लो। सीधा वहाँ कुछ भी छपेगा, ड्यूटी लगे, भूटान की कॉरपोरेशन उसको अप्रूव करेगी और बस सीधा बेचने लगेगा हिंदुस्तान में। अब एक छोटी सी खबर जो बहुत ज़रूरी भी है, जो अच्छी भी है। साथियान ज्ञानशेखरन हमारे बहुत अच्छे टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, जो किसी भी WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सीरीज प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जो अभी अभी समाप्त हुई है। इसके बाद आते हैं विदेशी मुद्रा भंडार संबंधित एक जानकारी पे। भारत का हाईएस्ट विदेशी मुद्रा भंडार जो पहुंचा है आज तक वो है 645। उसके बाद वो गिर गया था। अभी 15 मार्च का डेटा RBI ने जारी किया है कि 15 मार्च तक हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 642.49 है। मैंने उसको 642.5 बिलियन डॉलर का लिख दिया है। ये हमारे 11 महीने के इंपोर्ट को संभाल सकता है, इतना हमारे पास है। ये अच्छी बात है। नॉर्मल जो मानक है विदेश का, विश्व बैंक का, IMF का, यूनाइटेड नेशन, किसी का भी मान लो, वो 9 महीने का होता है कि आपके पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए कि आप अगले 9 महीने, 6 से 9 महीने तक का जो इंपोर्ट है वो आप संभाल सके। अपने पास है 11 महीने का। अब विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ विदेशी मुद्राएं नहीं आती हैं। हालांकि 642 में से 568, जो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, वो केवल विदेशी मुद्राओं का ही है। सोने का हिस्सा उसमें 51 बिलियन डॉलर है। IMF में हमारा जो हिस्सा होता है जमा का 4.68 बिलियन डॉलर है। और इसके बैकअप के तौर पे IMF जो लाया था कि अगर आप आरक्षित जमा का बैकअप बनाना चाहते हैं, जिसे विशेष आहरण अधिकार कहा जाता है, वो इस समय हमारा 18.25 बिलियन डॉलर है। ठीक है, ये नंबर जल्दी जल्दी देख लो और इन्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको ज़रूरी है। एक अगली खबर बहुत ज़रूरी आती है RRB के संबंधित। RRB के टेस्ट भाई सब देते रहते हैं, लेकिन RRB की व्यवस्था क्या है देखो। 1975 में, 75 से मतलब ऐसा समझोगे, देखो 71 के बाद से जब से इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्हें रीजनल इलाकों में सोशलिज्म की बहुत मची हुई थी कि भैया गरीबी ख़त्म कैसे करें। लोकल लेवल पे साहूकारों की जलवे चलते थे। ठीक है, तो उन्होंने 1975 में रीजनल रूरल बैंक के गठन करने के लिए एक्ट लाया। एक्ट पारित हो गया क्योंकि उस समय तो डंका बज रहा था। उसके बाद
भारत के विभिन्न कस्बों और गांवों में कई सारे रीजनल रूरल बैंक आरआरबी स्थापित किए गए, जिनका काम था सीमांत किसानों, कृषि कामगारों, कारीगरों और छोटे दुकानदारों को लोन देना। और जो अपनी जैम ट्रीटी अभी आई है ना, आधार जनधन खाता, जो जनधन खाते थे बेसिकली वो पहले आरआरबी के जरिए ही पूरे होते थे सारे काम। तो अभी हुआ क्या है कि एक तो 22-23 में आरआरबी का लाभ चल रहा है 4,974 करोड़ शुद्ध, जो इस साल 6,000 होने की ये संभावना है। फिर भी पूंजी जोखिम अनुपात को 9% बनाए रखने के लिए 62,100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आरआरबी को अलॉट किए हैं। अब इस लाइन का इम्पोर्टेंट समझो। होता क्या है कि आरआरबी लोन देता है ऑब्वियसली इन लोगों को, तो लोन देगा तो उसमें कुछ ऐसे लोन भी होंगे जिनमें जोखिम ज़्यादा होगा, जिनकी रेटिंग्स AA+ नहीं होगी, कम रेटिंग होगी। तो उस जोखिम और पूंजी में 9% ही रहे, यानी आपके पास टोटल जितनी पूंजी है उसके 9% पर रिस्क ले लो भाई। अब आरआरबी रिस्क इस समय ले रखा है 12% पे, जो 9 की सीमा से ज़्यादा है, और ये नियम है कि 9 होना चाहिए। तो 6200 करोड़ पूंजी में जोड़ दिए, जिससे जोखिम का परसेंटेज 12 से घट के 9 आ गया। इन्होंने जोखिम देकर लेना बंद नहीं किया, ये गलत है एक्चुअल में, समझिए आप, क्योंकि ये 6200 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के पैसे से आ रहे हैं, जुआ खेला जा रहा है बेसिकली आरआरबी के द्वारा। ठीक है। एक रिपोर्ट है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ नामक संस्था के द्वारा कि पिछले चुनाव में 54,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। चुनाव आयोग के अनुसार पिछले चुनाव में 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 54,000 खर्च हुए थे। अब चुनाव आयोग आधिकारिक है, तो आधिकारिक हमको याद रखना है 4,000 करोड़ के आसपास। टोटल 4,000 थे, इसमें 2,300 मान्य माने गए, बाकी जितना था वो चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया था। इस बार की चुनाव आयोग की सीमा के अनुसार 90 लाख प्रत्याशी खर्च होने चाहिए, जिससे 5,000 करोड़ के आसपास का बैठेगा। लेकिन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ कह रही है कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब देखिए भाई, चुनाव आयोग के डेटा को ज़रूर याद रखिए भाई। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ तो एक संस्था है, गलत भी बोल सकती है। अब आते हैं आज की सबसे ज़रूरी न्यूज़ पे। पेपर में, फ्रंट लाइन पे और शाम की न्यूज़ में सब सुन रहे हैं कि अभी अभी उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को ना सिर्फ निरस्त किया है बल्कि असंवैधानिक करार दे दिया है। यानी कि अब असंवैधानिक करार दिया है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी संवैधानिकता की जांच ही कर सकता है। वापस लागू तो अब हो ही नहीं पाएगा जब तक ये नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखना। और बीजेपी सरकार के कारण ये हो नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार के जो अधिवक्ता इस समय हैं वो इसके खिलाफ पैरवी कर रहे थे। तो ये ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि इसका तुम राजनीतिकरण करो। हुआ क्या, शुरू समझो। 1969 में अरबी और फारसी मदरसा मान्यता अधिनियम शुरू हुआ, जिससे मदरसों का पंजीकरण होना शुरू होगा। 87 में, यानी 69 से 87 कुछ भी हो रहा है, तो उसकी नियमावली आई। 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन हुआ। 2004 में बाकायदा अधिनियम लाके मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई, जिसकी भैया सरकार सभी से वहाँ पर मदरसा शिक्षकों की, मौलवियों की भर्ती करेगी, वगैरह वगैरह सब काम हुए। इसके खिलाफ 2-3 लोग गए कोर्ट केस कि केवल एक धर्म की शिक्षा के लिए सरकार बोर्ड बना के उसे फंड नहीं कर सकती, या तो हर धर्म के लिए करिए या किसी धर्म के लिए मत करिए। तो ये 2024 में फैसला आया है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यूपी में इस समय टोटल मदरसा 25,000 है, जिसमें 16,500 मान्यता प्राप्त है। इन पे कुछ खाल नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइवेटली ओन्ड चल रहे हैं, सरकार इनको कुछ पैसा नहीं दे रही है, इसलिए ये चल सकते हैं। 8,500 बिना मान्यता प्राप्त, जिन पे योगी सरकार डंडा कर रही है। ये जो 550 सरकारी थे, जो सरकार की सहायता से चल रहे थे, केस इन पे ही लागू है कि ये बंद कराओ भैया, मान्यता लो और अपना पढ़ाओ, कोई नहीं रोक रहा है। पर सरकार
टैक्स पेयर के पैसे से किसी एक धर्म के किसी मौलवी को पैसा नहीं देगी। ये बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। तो जो मदरसा बोर्ड के लोग हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऑब्वियसली जाना भी चाहिए, उनका अधिकार है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ आगे और भी कुछ होने वाला है। तो अब ये आप मान लो कि 25,000 में इतने मदरसे चलते रहेंगे, बाकी सब बंद होने वाले हैं। हाँ, अब ये जो 8,500 है, अब ये पैसा पहुंचा दें और अपनी मान्यता ले लें तो अलग चीज़ है, पर ये 560 तो गए, इनका कुछ नहीं हो पाएगा, ये बंद होंगे। इसी के साथ 10 मिनट के अंदर आपकी न्यूज़ ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।